नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक में होने वाली पूर्वी आर्थिक मंच ईईएफ की बैठक के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संबोधित। पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक व्लादिवोस्तोक में 5 सितंबर से शुरू हुई, जो 8 सितंबर तक चलेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी 2019 में 5वें ईईएफ के मुख्य अतिथि थे, जो किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए पहला अवसर था। ये फोरम विश्व अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों, क्षेत्रीय एकीकरण, औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ रूस और अन्य देशों के समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ बैठक करेंगी। साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री एक समारोह में 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान शहीद या गंभीर रूप से घायल हुए सैनिकों के वंशजों, भारत के रक्षा बलों के अधिकारियों के प्रत्यक्ष वंशजों को मुजीब छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने अपने संयुक्त वक्तव्य में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा, दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत हो रही है। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को सराहा। उन्होंने इसे और आगे ले जाने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश आतंकवाद और उग्रवाद का मिलकर सामना करने पर सहमत हुए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देश सभी विषयों को मिलकर सुलझाने पर सहमत। भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने 7 दस्तावेजों को आदान प्रदान किया। इनमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी सहमति पत्र शामिल। दोनों देशों के रेल मंत्रालयों ने भी सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया, जिसके तहत बांग्लादेश के रेलवे स्टाफ का भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण का प्रावधान, रेलवे सूचना तकनीक प्रणाली में सहयोग पर दोनों देश सहमत। भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के बीच भी एक सहमति पत्र का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही वैज्ञानिक शोध और अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग पर भी सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। प्रसारण क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच सहमति पत्र का आदान प्रदान हुआ। भारत की ओर से प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल और बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश टेलीविजन के महानिदेशक सोहराब हुसैन ने सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के 7 मार्च के ऐतिहासिक संबोधन के अनुवाद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मौके पर दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते आपसी संबंधों पर खुशी जाहिर की। इसके अलावा बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 सितंबर तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर एस जयशंकर टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी जापानी समकक्ष योशिमासा हयाशी और राजनाथ सिंह अपने समकक्ष यासुकाजू हमदा के साथ मंत्री स्तरीय बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून सम्मत शासन के प्रति सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय डायस्पोरा के निवेशकों के साथ मुलाकात की। उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शोधकर्ताओं और छात्रों के साथ मुलाकात की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भारत में तैनात 12 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ मुलाकात करेंगे। भाजपा को जानो कार्यक्रम के तहत दुनिया के विभिन्न देशों तक उनके राजदूतों, उच्चायुक्तों के माध्यम से जेपी नड्डा पार्टी के मिशन के प्रमुखों के साथ संवाद करेंगे। भाजपा के स्थापना दिवस के अवसर पर इसी वर्ष 6 अप्रैल 2022 को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा को जानो अभियान की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के दौरान भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथवाले के साथ ही पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज नई दिल्ली के ICAR पूसा में रबी अभियान 2022 के लिए कृषि से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव आज नई दिल्ली में नील गगन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 2019 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने हर साल 7 सितंबर को नील गगन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने के लिए मसौदा अपनाया था। भाजपा ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की। इसी सिलसिले में पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में प्रमुख भाजपा नेताओं से मुलाकात की। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रूपरेखा तैयार। भूपेंद्र यादव, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार समेत कई केंद्रीय मंत्री बैठक में उपस्थित। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएसआईबीसी के इंडिया आइडिया समिट को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत हुए, साथ ही रक्षा और सुरक्षा, सामाजिक और व्यवसायों से लेकर हमारे संबंध मानवीय पहलुओं तक फैले हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो अधिक क्षमता से विकसित है, अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना चाहता है और अपने नव प्रवर्तनकर्ताओं को उत्साहित करता है और अपनी प्रतिभा को प्रोत्साहित कर रहा है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने मंगलवार को काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की। इस दौरान भारत नेपाल के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए अब सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा पीछे बैठने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट बांधनी होगी। गडकरी ने कहा सीट बेल्ट न लगाने पर जुर्माने का निर्णय जल्द लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें रियर सीट पर सीट बेल्ट न होने की स्थिति में पेनल्टी संबंधी जानकारियां दी गई होंगी। गडकरी ने कहा कि जुर्माने लेना मकसद नहीं बल्कि जागरूकता फैलाना लक्ष्य है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के बीच स्थानीय लोगों को आवागमन के लिए संघर्ष करना पड़ा। मौसम विभाग ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की। शहर के कई इलाकों में जलमग्न। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब आईटी वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने नगर निगम के आयुक्त सहित आला अधिकारियों से बात की और राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एनडीआरएफ ने लोगों से मौसम ठीक न होने तक सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की। कर्नाटक के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और वन मंत्री उमेश कट्टी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। वे 61 साल के थे। कट्टी बेंगलुरु में डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने आवास के स्नानगृह में गिर गए, जिसके बाद उन्हें एमएस रमैया अस्पताल में ले जाया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया। मुंबई ने कहा, मैंने अपना एक बेहद करीबी दोस्त खो दिया, वह मेरे लिए भाई की तरह थे। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के वैज्ञानिक सचिव डॉक्टर परविंदर मैनी द्वारा इंजीनियरिंग, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में महिलाएं नाम की एक नई आईस्टेम पहल का शुभारंभ किया गया। चंडीगढ़ में सोलर पैनल को बढ़ावा देने के लिए धनास झील में 500 किलोवाट का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया। पर्यावरण विभाग के मुताबिक ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आगे ऐसे और प्रोजेक्ट आएंगे। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान रेंजर्स की ओर से सीज फायर के नियमों का उल्लंघन किया गया। बीएसएफ जम्मू के जवानों ने बीएसएफ के गश्ती दल पर पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से अकारण हुई फायरिंग का करारा जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया। मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों की पहचान दानिश भट्ट, बशारत नबी के रूप में हुई। दोनों प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 अफगान नागरिकों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करीबन 312 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन दवा और 10 किलोग्राम हेरोइन जब्त की। जब्त की गई कुल दवा की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 1200 करोड़। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लेवाना होटल में आग की घटना को लेकर लेवाना होटल के मालिक राहुल अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और महाप्रबंधक सागर श्रीवास्तव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। यूक्रेन छोड़कर भारत आए मेडिकल छात्रों के लिए राहत की खबर। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा कि एकेडमिक मोबिलिटी कार्यक्रम पर उसे कोई आपत्ति नहीं, बशर्ते स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 और अन्य जरूरी शर्तों का पालन किया गया हो। सोनाली फोगाट हत्याकांड में आरोपित सुधीर सांगवान और सुखविंदर का पुलिस रिमांड 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। गो पुलिस ने हरियाणा में जांच जारी रहने के तथ्यों को आधार बनाकर कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग की थी।
कर्नाटक का हिजाब विवाद मामला थमता नजर नहीं आ रहा। शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ विभिन्न याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली में केंद्र सरकार मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई करेगा। इस याचिका में आरोप लगाया गया कि यूपी और MP जैसे राज्यों में अधिकारी के दंगों जैसे मामले में आरोपी व्यक्तियों के घरों को तोड़ने के लिए बुलडोजर कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। शिवसेना पर अपने दावे को लेकर उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ आज सुनवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत की शांति स्थापना की साख को किसी सबूत की जरूरत नहीं। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान पर सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते हुए कंबोज ने कहा कि भारत ने 6 दशकों की अवधि में 2,60,000 से अधिक सैनिकों और कर्मियों के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में गर्व से योगदान दिया। वक्त एक ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। रुचिरा कंबोज ने कहा कि ये परंपरा जारी है और भारत वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में से 9 में से 5,700 से अधिक भारतीय शांति रक्षक तैनात कर चुका है। स्कॉटलैंड में बाल्मोरल एस्टेट में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने मंगलवार को लिज ट्रस को ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लिज ट्रस ब्रिटेन के इतिहास की 30वीं ऐसी महिला जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज। प्रधानमंत्री नामित होने के बाद ट्रस्ट ने देश को संबोधित किया और सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री के तौर पर नियुक्त करने की घोषणा की। सुएला अब तक बोरिस जॉनसन की सरकार में अटॉर्नी जनरल के रूप में सेवा दे रही थी। सुएला भारतीय मूल की अपनी सहकर्मी प्रीति पटेल की जगह लेंगी। सुएला ब्रेवरमैन मौजूदा समय में दक्षिण पूर्व इंग्लैंड के फेयरहैम से कंजर्वेटिव पार्टी की सांसद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास के क्षेत्रों में संघर्ष रोकने और सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया। यूएन महासचिव ने वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई। IAEA की टीम ने संयंत्र की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की जिसमें गोलीबारी को रोकना, सुरक्षा प्रणालियों पर जोर देना, आपूर्ति श्रृंखला तैयार करना और संचार स्थापित करना जैसी सिफारिशें रिपोर्ट में शामिल। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के आसपास के क्षेत्र को विसैन्यीकरण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आह्वान का वो समर्थन करते हैं। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल ने कहा कि जॉर्जिया को यूरोपीय संघ की उम्मीदवारी के लिए कानून में सुधार, न्याय की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता जैसे विषयों में सुधार की जरूरत। जोसेप बोरेल ने जॉर्जिया में राजनीतिक गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा कि जॉर्जिया के लोगों को ध्रुवीकरण की राजनीतिकरण से बचना चाहिए। पेंटागन के प्रेस सचिव ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण तेज करने के लिए उत्तर कोरिया से गोला बारूद के लिए संपर्क किया। पेंटागन ने माना कि यूक्रेन पर अपने आक्रमण को बनाए रखने के लिए रूस को संघर्ष के मोर्चों पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पश्चिमी देश प्रतिबंधों के जरिए रूस की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कारीन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में नामित करने के खिलाफ अंतिम निर्णय लिया। इक्वाडोर में अमेज़न क्षेत्र के 2 समुदायों के हजारों हेक्टेयर उष्ण कटिबंधीय जंगल को तेल और खनन परियोजनाओं से बचाने की मांग की गई। दोनों समुदायों ने न्यायालय के 2018-2019 के फैसले को लागू करने का अनुरोध किया। दोनों समुदायों के प्रतिनिधि मंडलों ने कहा कि खनन मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय को न्यायालय के फैसलों का पालन करना चाहिए। वहीं पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि पिछले 15 महीनों में 146 खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी। बाढ़ के कारण 466 बच्चों सहित 1325 लोगों की मौत। बाढ़ ने देश के 1/3 हिस्से को जलमग्न किया और 33 मिलियन से अधिक लोग विस्थापित।
संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि सोमालिया में पोषण केंद्रों पर सैकड़ों बच्चों की मौत हुई। इस साल जनवरी से लेकर जुलाई तक खाद्य और पोषण केंद्रों पर 730 बच्चों की मौत की सूचना मिली। यूनिसेफ ने कहा बच्चों में बीमारी के मामले बढ़े। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ ने कल मोगादिशु में कहा कि सोमालिया अकाल के मुहाने पर खड़ा है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच सोमालिया के हिस्सों में अकाल पड़ने के ठोस संकेत। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीकी देश अंगोला की संवैधानिक अदालत ने पिछले महीने हुए आम चुनाव के परिणामों को निरस्त करने की मांग करने वाली विपक्षी पार्टी की याचिका को खारिज कर दिया। देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में पिछले महीने उल्लेखनीय सफलता दर्ज की गई। डीमैट खातों की संख्या पहली बार 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गई। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए। देश में वित्तीय जागरूकता लगातार बढ़ रही है। कोविड महामारी फैलने से पहले मार्च 2020 में डीमैट खातों की संख्या केवल 4 करोड़ 9 लाख थी। देश में डीमैट खाता खोलने की प्रक्रिया में सहूलियत, ब्रोकरेज शुल्क में कमी, मोबाइल और डेटा की उपलब्धता बढ़ने से ये सफलता अर्जित हुई। ईडी ने एनएसए की पूर्व सीईओ और प्रबंध निदेशक रवि नारायण को गिरफ्तार किया। रवि नारायण पर 2009 से 2017 के बीच एनएसए के कर्मचारियों के फोन टैपिंग से संबंधित दंड शोधन निवारण अधिनियम का मामला चल रहा है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को 14 राज्यों के 7,183 करोड़ रुपए के पोस्ट डिवैल्यूएशन रेवेन्यू डेफिसिट अनुदान की छठी मासिक किस्त जारी की। जर्मनी लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज साइरस मिस्ट्री हादसे की जांच करेगी। कंपनी की ओर से गठित टीम ने दुर्घटनाग्रस्त हुई उस कार के आंकड़े इकट्ठा किए। केनरा बैंक ने अपनी एमसीएलआर रेट में इजाफा कर दिया। बैंक ने एमसीएलआर में 0.15% की बढ़ोतरी की है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विभिन्न परिस्थिति से जुड़े संसाधन द्वारा खेत में खड़ी फसल तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार अगले 5 वर्षों के लिए 192 करोड़ 57,75,000 रुपए की धनराशि खर्च करेगी। टाटा ग्रुप के स्वामित्व वाला ऑनलाइन हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म टाटा 1mg भी अब यूनिकॉर्न क्लब में शामिल। सीबीडीटी ने टैक्स रिफंड के आंकड़ों को जारी किया। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से 31 अगस्त 2022 तक करीबन 1 करोड़ 97 लाख से भी ज्यादा जो करदाता हैं उनको टैक्स का रिफंड जा चुका है। अगस्त में सर्विस सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन की वजह से नई नौकरियां बढ़ी। एसएनपी के सर्वे में ये बात सामने आई कि अगस्त 14 साल बाद सबसे ज्यादा नौकरियां बढ़ाने वाला महीना बना, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का रहा। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके ट्वीट पर 90% कमेंट वास्तव में बॉट या स्पैम ने किए। प्रख्यात वैज्ञानिक राधा रंगराजन सीएसआईआर सीडीआरआई लखनऊ के नए निदेशक हैं। वे संस्थान की स्थापना के बाद इस पद पर काबिज होने वाली दूसरी महिला। एशिया कप 2022 के सुपर 4 के दूसरे मुकाबले में भारत को श्रीलंका के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका से मिली इस हार के साथ ही भारत का एशिया कप में फाइनल में पहुंचने की उम्मीद लगभग खत्म। भारतीय टीम ने कप्तान रोहित शर्मा के अर्धशतक की मदद से 173 रन बनाए। भारत द्वारा दिए गए लक्ष्य को श्रीलंका की टीम ने 19.5 ओवर में हासिल किया और मुकाबले को अपने नाम कर लिया। एशिया कप 2022 के सुपर 4 के चौथे मुकाबले में आज अफगानिस्तान का सामना पाकिस्तान से। मुकाबला शारजा क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन ने राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों और उनके सपोर्ट स्टाफ के लिए नकद इनाम की घोषणा की। भारतीय बैडमिंटन एसोसिएशन टेनिस खिलाड़ियों के इनाम के लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च करेगा। यूएस ओपन 2022 में महिला एकल वर्ग में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5वीं वरीयता प्राप्त ट्यूनीशिया की ऑन्स जबियोर ने ऑस्ट्रेलिया की आयला चौमियानवीच को हरा दिया। महिला एकल के दूसरे मुकाबले में 17वीं वरीयता प्राप्त फ्रांस की कैरोलिन गार्सिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। गार्सिया ने 18 वर्षीय 12वीं वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ को 6-3, 6-4 से शिकस्त दी। वहीं पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे के कैस्पर रूड ने जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। कैस्पर रूड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटली के मातेओ बेरेटिनी को 6-1, 6-4, 6-7 से मात दी। वहीं राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए स्पेन के 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। चैंपियंस लीग के पहले मुकाबले में गत विजेता रियल मैड्रिड ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। रियल ने सेल्टिक को 3-0 से मात दी। वहीं मैनचेस्टर सिटी ने भी जीत के साथ किया आगाज। हॉलैंड के शानदार 2 गोलों की बदौलत मैनचेस्टर सिटी ने सेविया को 4-0 से करारी शिकस्त दी।
वहीं इटालियन और फ्रांस के दिग्गज टीमों के बीच हुए मुकाबले में पेरिस सेंट जर्मन ने यूवेंटस को हराने में पाई कामयाबी। एम्बापे के 2 गोल की बदौलत पीएसजी ने यूवेंटस को 2-1 से मात दी। इसके अलावा इंग्लिश दिग्गज चेल्सी को अपने लीग के पहले मुकाबले में झेलनी पड़ी हार। दिनामो जाग्रेब ने चेल्सी को 1-0 से हराया। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना की फिल्म गुड बॉय का ट्रेलर रिलीज। फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। कौन बनेगा करोड़पति 14 पर मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने मणिपुरी लोक नृत्य थाबल चोंगबा कर प्रशंसकों का दिल जीत लिया। सुशांत की फिल्म छिछोरे ने मंगलवार को हिंदी सिनेमा में रिलीज के 3 साल पूरे किए। सुशांत सिंह राजपूत के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करने वाले अभिनेता ताहिर राज भसीन ने दिवंगत अभिनेता को इस मौके पर याद किया। अटॉर्नी एट लॉ में 14 साल के अंतराल के बाद एमिल ब्लॉन्स्की या द एबोमिनेशन की भूमिका में वापसी कर रहे अभिनेता टिम रोथ ने कुछ सालों के किरदारों के चरित्रों में बहुत बदलाव देखा गया है। रोमांटिक फिल्म आ अमिये गुरिंची मीकू चैपली का ट्रेलर जारी। महेश बाबू ने ट्रेलर के लॉन्च में हिस्सा लिया। फिल्म के निर्देशक मोहन कृष्णन इंद्रगंती हैं। अभिनेता अमित साध ने एक अल्कोहल ब्रांड के विज्ञापन को करने से मना किया। साध नहीं चाहते उनको बेवजह परेशान किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पायरेसी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया और ब्रह्मास्त्र की अनअधिकृत स्ट्रीमिंग पर रोक लगा दी गई। अदालत ने 18 वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश भी दिया। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।